हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल जीएस टच में, जिसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं फॉर एनटीए नेट इकोनॉमिक्स 2020 एंड ये है पार्ट 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 जो कंप्लीटली बेस्ड है असर्शंस और रीजंस पे। असर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, बट अगर आपके पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आप सही कर सकते हैं। नाउ Let's start with question number 21. Question number 21 में assertion हमें क्या दे रखा है that there is a natural tendency to collude under oligopoly और इसका रीजन क्या है? Interdependence of firms in the oligopolistic market. इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, जिसमें क्या होती है, फ्यू फर्म्स होती हैं और वो सब मिलके क्या करती हैं, डिसीजंस लेती हैं। सो फर्म्स इन ओलिगोपोली में कल्यूड, वो कोल्यूड होती हैं टू सेट अप प्राइस और आउटपुट और प्राइस को सेट करने के लिए, ताकि वो पूरी इंडस्ट्री का, कंप्लीट इंडस्ट्री का क्या कर सके, प्रॉफिट इंटरेस्ट मैक्सिमाइज कर सके। Oligopolists pursuing their individual self-interest would produce a greater quantity than a monopolist. एक monopolist से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं और लोअर प्राइस चार्ज करते हैं। ओलिगोपोली मार्केट कैसे अराइज होती है? जब स्मॉल नंबर्स ऑफ लार्ज फर्म्स कोल्यूड हो और इंडस्ट्रीज की सेल को क्या करें, इंक्रीज करें। और इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे पे, जहां पे वो वेरियस डिसीजंस लेंगी, आउटपुट, प्राइस और एडवर्टाइजिंग एंड मेनी अदर डिसीजंस। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मीन्स वो सारे डिसीजंस मिलके लेंगी और इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। तो नेचुरली अगर आप ओलिगोपोली मार्केट में हो तो आप क्या होंगे, कोल्यूड करेंगे किसी ना किसी फर्म के साथ। आप सबको मिलके चलना पड़ेगा और आप सब क्या होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे। इसलिए ये दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Assertion हमें दे रखा है, in short run the marginal cost of output is the cost of additional labor and material used in production। जो marginal cost आती है short run में, वो आती है due to additional labor और material used। जो additional labor और material used क्या है, सिर्फ उसकी वजह से। और इसका reason क्या है कि material and labor used in production alone vary in short run। ये ही है, वेरिएबल फैक्टर्स ही हैं जो वेरी करेंगे, चेंज होंगे शॉर्ट रन में। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसा क्यों। सबसे पहली बात, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं शॉर्ट रन में तो हम फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग और मशीन डेली चेंज करेंगे, नहीं, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करें चाहे हम कम प्रोड्यूस करें, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लेबर है जो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। अगर उसको ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और ज्यादा वर्किंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होता है, लेबर भी इंक्लूड होता है। तो शॉर्ट रन में क्या है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट लगती है तो वो एडिशनल लेबर और मटेरियल की वजह से ही लगती है, क्योंकि ये मटेरियल और लेबर ही हैं जो शॉर्ट रन में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर क्या है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या असर्शन और रीजन है। 23 क्वेश्चन में कहता है, पोस्ट रिफॉर्म लिबरल ट्रेड पॉलिसीज हैव स्टिमुलेटेड इंडियाज ग्रोथ। जो इंडिया की ग्रोथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, जो लिबरल ट्रेड पॉलिसीज इंडिया लेके आया है उसकी वजह से। और इसका रीजन क्या है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी अपॉर्चुनिटी मिली टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, उसके पीछे क्या था कि हमारी ट्रेड पॉलिसीज लिबरल हुई। तो दोनों ही सही हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी पहले कभी तो आपको ये पता होगा, इकोनॉमिक्स में भी आता है कि एलपीजी आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में काफी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई थी। नाउ बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 24। असर्शन हमें क्या दे रखा है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच वन कैन बी एक्सक्लूडेड आर प्योर प्राइवेट गुड्स।
रीजन क्या है? सच गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड फ्री बाय द स्टेट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट गुड्स है क्या और उसके साथ साथ पब्लिक गुड्स क्या है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो प्योर प्राइवेट गुड्स होते हैं वो एक्सक्लूडेबल भी होते हैं और राइवलरीज भी होते हैं। मतलब एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब है कि प्रोड्यूसर लोगों को प्रिवेंट कर सकता है फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड्स और सर्विसेज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। अगर पर्सन पे ही नहीं कर सकता, मान लो किसी प्राइवेट पर्सन ने कोई आइसक्रीम लेके आया मार्केट में और उसको कोई पे नहीं कर पा रहा, उसके कॉस्ट नहीं दे पा रहा, तो क्या वो उसको कंज्यूम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो एक्सक्लूड कर सकता है उन लोगों को अगर वो एबल नहीं है। और राइवलरीज का मतलब क्या होता है? that one person consumption of a product reduces the amount available for consumption by another। अगर एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे के लिए वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम पब्लिक गुड की बात करें, पब्लिक गुड क्या होते हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरीज होते हैं। मीन्स कि हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लो, अगर लैरी ने एक प्राइवेट गुड कंज्यूम किया है, बाय किया है, जैसे कि उसने पिज्जा बाय किया, तो वो दूसरे को मना कर सकते हैं कि तुम नहीं खाओगे, ये मैंने पिज्जा खरीदा है। लेकिन अगर ऐसे ही सेम सिचुएशन हो कि नेशनल डिफेंस है, वो अगर प्रोटेक्शन दे रही है किसी एरिया में, तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी एक को एक्सक्लूड कर देगी, नहीं, वो सबको लेगी। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? एक्सक्लूड नहीं करते और वो राइवलरीज भी नहीं होते। मींस एक के कंज्यूम करने से वो चीज खत्म नहीं होगी, ना ही वो कम होगी। मान लो कोई पब्लिक पार्क है, अगर कोई पर्सन वहां पे जा रहा है तो क्या वो दूसरे के लिए वो अमाउंट कम कर देगा, वो क्वांटिटी कम कर देगा पार्क की? नहीं कर सकता। तो पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरीज होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। लेकिन प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? राइवलरीज भी होते हैं और एक्सक्लूडेबल भी होते हैं। तो दोनों ही हमारे assertions और reasons सही हैं। So both assertions and reasons are correct and R is the correct explanation of A। ये है हमारा। मैंने प्राइवेट के साथ पब्लिक इसलिए बोला है क्योंकि कई बार पब्लिक गुड्स भी आ जाते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 25th। assertion क्या दे रखा है? ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। और इसका रीजन क्या है? इनकम ऑफ ए पुअर कंट्री इज लो। अगर इनकम कम होगी तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी लोगों की क्या होगी? कम होगी। लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो सेव कैसे करेंगे और इन्वेस्ट कैसे करेंगे? और लो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कि हमारी प्रोडक्शन भी कम हो रही है, लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? और अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारी आउटपुट भी नहीं होगा। अगर किसी चीज का आउटपुट नहीं होगा तो इनकम कैसे जनरेट होगी? नहीं होगी। तो दोनों ही क्या लग रहे हैं? लग क्या नहीं? बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो चलो मैं समझा देती हूँ एक बार। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? एक सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है अगर हम पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना चाहते हैं एक डेवलपिंग कंट्री में, तो हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्रोथ एक वर्चुअस सर्कल क्रिएट कर देता है प्रोस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी का। मान लो अगर ग्रोथ ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, तो पेरेंट्स वो पैसा जो कमाएंगे वो क्या करेंगे? अपने बच्चों में इन्वेस्ट करेंगे, उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे। और अगर उनकी एजुकेशन इन्वेस्ट होगी तो वो लीड करेंगे ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मींस हमारे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा? अच्छा ही होगा। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली लोग इनकम अर्न करेंगे, इनकम अर्न करेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन करेंगे। सो ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। assertion हमें दे रखा है all historical events are result of continuous economic struggle between different classes and groups in society। इसका मतलब समझते हैं पहले। जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, मतलब जो भी पास्ट इवेंट हुए हैं, हमने कुछ भी मिला है हमने स्ट्रगल करके ही लिया है। और स्ट्रगल हुआ है किसमें? क्लासेस और ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बीच में। इसका रीजन क्या है? दिस स्ट्रगल इज बिकॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड द वैल्यू अटैच्ड टू द रोल ऑफ डिफरेंट एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। और इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले यही समझते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी अराइज ही होती है दैट वी अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत कम है और हमारी वांट्स क्या है?
बहुत ज्यादा। तो ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी को देने वाले थे कार्ल मार्क्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो क्या क्लेम करते हैं दैट सोसाइटी इज इन स्टेट ऑफ परपेचुअल कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सबको वो चाहिए, उनके बीच में कंपटीशन होगा। इट होल्ड्स दैट सोशल ऑर्डर इज मेंटेन बाय डोमिनेशन एंड पावर। तो जिसके हाथ में पावर है वो क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा, वो लेगा रिसोर्सेज, रादर देन कंसेंसस एंड कंफर्मिटी। मींस हम मिलके बैठ के डिसीजन नहीं लेंगे, जिसके हाथ में पावर है, जो मेजोरिटी में है, डिसीजन उसी के हाथ में ही जाएगा। और द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से मार्क्स और एंजल्स दोनों ने ही इस बारे में बात की थी कि सम टोटल ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट पीपल मस्ट एंटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, टू प्रोड्यूस एंड टू रिप्रोड्यूस देयर नीड्स ऑफ लाइफ। अगर उनको सर्वाइव करना है तो उनको प्रोडक्शन करनी ही पड़ेगी और इसमें कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे ही। द रिलेशनशिप टू विच मार्क्स रेफर, मार्क्स किस रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, मार्क्स सोशल रिलेशनशिप के बारे में, इकोनॉमिक रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। इसमें हमारी टेक्नोलॉजी की बात आई है और ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक और सोशल की भी बात आ सकती है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। अब इसमें क्लास स्ट्रगल और क्लास वारफेयर का क्या लेना देना है, क्या मतलब है क्लास कन्फ्लिक्ट का? इसका मतलब है सोसाइटी में जो लड़ाई होती है वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में होती है। और किस लिए होती है? क्योंकि सबको अपना इंटरेस्ट चाहिए, सबको अपना फायदा चाहिए। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स कहते हैं दैट मोस्ट ऑफ हिस्ट्री देयर हैज बीन स्ट्रगल बिटवीन दीज टू क्लासेस। हमेशा मेजोरिटी माइनॉरिटी इनमें ही कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। तो जो मेजोरिटी में जाएगा वो ही क्या करेगा, रूल करेगा, और उनके बीच में क्या रहेगा, सबके बीच में कन्फ्लिक्ट रहेगा। तो बोथ assertion और रीजन हमारा सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बोथ assertions and reasons are correct and R is the correct explanation of A। हम चीजों को ज्यादा डीप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 27, assertion क्या होता है? K and L, K means capital and L means labor, will adjust through time to the equilibrium value of the ratio। और इसका रीजन क्या है कि टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा है तो उसमें ये सेम क्वेश्चन था, रिलेटेड मीन्स सोलो मॉडल ने अपना मॉडल बनाया हैरोल्ड डॉमर मॉडल के अल्टरनेटिव में, और वो क्या इंश्योर करते थे कि लॉन्ग रन में भी क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। और प्रोफेसर सोलो ने क्या एज्यूम किया कि जैसे कि हैरोल्ड डॉमर मॉडल ने ये एज्यूम कर रखा था, उसकी अजम्पशंस क्या थी, अनरियलिस्टिक थी। मींस उनकी अजम्पशंस ऐसी थी कि टेक्निकल कोफिशिएंट प्रोडक्शन क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। वो ये एज्यूम करते थे कि प्रोडक्शंस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, फैक्टर के जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड रहेंगे, कैपिटल आउटपुट जो रेशो है वो भी फिक्स्ड रहेगा। तो इसके अल्टरनेटिव ने सोलो ने ये मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं वो वेरिएबल होंगे, और क्या होगा, तभी हम मानेंगे कि प्रोडक्शन होगी। और हमारा लेबर आउटपुट रेशियो है, लेबर और कैपिटल का रेशियो जो है वो अपने आप इक्विलिब्रियम होगा। तो सोलो का ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, इफ टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर एज्यूम्ड टू बी वेरिएबल। सोलो थे जिन्होंने कहा था कि हैरोल्ड ने अनरियलिस्टिक अजम्पशंस ली हैं, हमें ये वेरिएबल मानना पड़ेगा, तभी जो कैपिटल और जो लेबर का रेशियो है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम में। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, और ये कहने वाले कौन थे, हमारे सोलो ग्रोथ मॉडल ने ये बात कही थी। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें असर्शन है इन्वेस्टमेंट हैज ए डिमांड इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट पड़ता है हमारी डिमांड पे, और इसका रीजन क्या है कि इन्वेस्टमेंट ऑगमेंट द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इन द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और हमारी इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज होती है। कैसे? मान लो कि लोग इन्वेस्ट करेंगे तभी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो करेंगे, उन लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, इनकम प्रोवाइड करेंगे, और उन लोगों के पास इनकम होगी तो वो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का डिमांड इफेक्ट होता है। तो ए ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, असर्शन क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ पीपल इन इंडिया।
एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स है। अगर हम ग्राफ देखते हैं तो 1993 में भी एग्रीकल्चर मींस प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा शेयर लेता था एम्प्लॉयमेंट में भी, और आज भी एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं। और इसका रीज़न क्या है? मेजर फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शुड बी अंडरटेकन। और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, both A and R are correct and R is the correct explanation of A। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें assertion हमें दे रखा है in the following regression equation y is equal to a plus bx। एक एक करके समझाऊंगी सारी चीज। a क्या है यहाँ पे? ऑटोनोमस वैल्यू है ऑफ y। y मतलब क्या होती है? इनकम। रीजन क्या है? if x is equal to 0 and y is equal to a holds, hence a क्या बनेगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ y जो इंडिपेंडेंट होगी x और y से। x और y से ये वैल्यू क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि रिग्रेशन इक्वेशन होता क्या है और कैसे हम इस चीज को पढ़ेंगे। जब हम क्या करते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, व्हेन वी मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, देन सच एन एनालिसिस इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो वो एनालिसिस क्या कहलाती है? रिग्रेशन एनालिसिस कहलाती है। ये जनरली फोकस करती है ऑन फाइंडिंग और रादर प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन द अदर, जो एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। अब देखते हैं और रिग्रेशन। हम मानते हैं देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, जैसा कि क्वेश्चन में भी है। अगर y डिपेंड होगा x पे, देन रिजल्ट क्या होगा? सिंपल रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन फॉर्म होगा, ठीक है। और उनके नाम क्या होंगे? y क्या मानेंगे हम? y जो है रिग्रेशन है और वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मीन्स हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो x होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मीन्स ये प्रिडिक्टर होगा और एक्सप्लेनेटर होगा। हमने अभी खुद बोला है कि y डिपेंड है किस पे? x पे डिपेंड है। तो देयरफॉर इफ वी यूज अ सिंपल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, जैसे कि y डिपेंड है x पे, वेयर y डिपेंड्स ऑन x, देन रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y ऑन x पे रिग्रेशन लाइन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू a प्लस bx, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। तो दोनों ही बातें सही हैं, बोथ a एंड r आर करेक्ट एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, y is equal to a plus bx. If you find it helpful, then please like, share and subscribe my channel GS Touch. अपना ध्यान रखना, खुश रहना और लगातार तैयारी करते रहना। Thank you so much.